हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने ओसीएम का चैप्टर नंबर 1 उसका नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट किया था। आज हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। नाउ सिग्निफिकेंस को हम लोग इम्पोर्टेंस भी बोलते हैं। सिग्निफिकेंस मतलब क्या, इम्पोर्टेंस भी बोलते हैं हम उसे, और हम उसे नीड भी बोलते हैं। तो नीड क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल की नीड क्या है? कितने टाइप के प्रिंसिपल है? 14 प्रिंसिपल है, राइट। मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल है? 14 प्रिंसिपल। तो उसकी नीड क्या है? Okay, as we have discussed the nature of principle of management, it can be said that management principle are applicable everywhere. Universal application पढ़ा था ना कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, कैसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में ये एप्लीकेबल है। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशन। प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशन का मतलब पहले ही कोई कुछ कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पहले ही वो लोग ने डिसाइड कर दिए हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आप ये कर सकते हो, अगर ऐसा हुआ तो आप ये कर सकते हो। फॉर द प्रॉब्लम विच आर रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब अगेन एंड अगेन, जो प्रॉब्लम लगातार आते रहते हैं बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उन्होंने दे दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस 14 प्रिंसिपल। They are guiding the manager, so it is important for every manager to know them. तो ये जो 14 प्रिंसिपल है ना, वो मैनेजर को गाइड करता है कि क्या काम करना है, किस प्रकार काम करना है। तो ये जो प्रिंसिपल है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है मैनेजर्स के लिए, राइट। ओके, इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इन ग्रुप एक्टिविटी, हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में एंड इन ग्रुप एक्टिविटी वन नीड टू अप्लाई प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू। देखो, प्रिंसिपल तो आपके पास 14 है, राइट, लेकिन आपको उसको अप्लाई किस तरीके से करना है, आपको उसको यूज किस तरीके से करना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के हिसाब से, साइज के हिसाब से एंड रिक्वायरमेंट, जिसकी रिक्वायरमेंट हो आप वो हिसाब से वो प्रिंसिपल को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे आप मॉडिफाई करोगे, अल्टर करोगे, चेंजेस करोगे, जैसा है वैसा ही आप नहीं करोगे, right? This principle are tested and practiced worldwide from many years. तो यही वो प्रिंसिपल है जो सालों से चल रहे हैं, मतलब सालों से हमने उसको टेस्ट किया हुआ है और प्रैक्टिस किया हुआ है, right? Therefore, it is important to study the significance or importance of management principle with the help of following facts. तो following facts के साथ हमारे लिए ये important बन जाता है कि हम ये principles को अच्छे से पढ़ें। डन, ओके। तो फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर। ना व्हाट डू यू मीन बाय इंसाइट? इंसाइट का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। इंसाइट का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये मैनेजर को अंडरस्टैंडिंग मतलब मैनेजर को समझने में हेल्प करता है। क्या समझने के लिए? ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। देखो, कोई प्रॉब्लम्स को अगर आप समझोगे तो ही तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे, हाँ या ना, राइट। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। The study of the principle helps to improve the understanding of the situations and problem. तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल को आप जितने अच्छी तरीके से समझोगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन को समझ जाओगे। एक बार अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को समझ लिया, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी हो गई तो उससे इम्प्रूवमेंट होगा ना, मतलब आपकी समझ और बेटर हो जाएगी। पहले आप सिर्फ देख रहे थे लेकिन अब आप समझ रहे हो, है ना, कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम को आप समझ गए एक बार, पहले तो आप देख रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, अब आप प्रॉब्लम को समझ रहे हो। अगर आपने कोई प्रॉब्लम को समझ लिया तो वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को भी तो आप फाइंड आउट कर लोगे। प्रॉब्लम पता है कि क्या है, अगर आप प्रॉब्लम समझ गए हो तो उसके सॉल्यूशंस भी आप इजीली क्या कर पाओगे, फाइंड आउट कर पाओगे, और वो सिचुएशन को भी आप क्या कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे, राइट। अगर आप नए नए मैनेजर हो और आपके वहां पे स्ट्राइक हो गया, सारे एम्प्लॉयज ने मिलकर स्ट्राइक कर लिया और आपको कुछ भी नहीं पता है कि अब मैं क्या करूं, तो वो टाइम पे आप क्या करोगे, आप कुछ भी हैंडल नहीं कर पाओगे,
है ना, सिचुएशन को। क्यों? क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है कि ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आपने बैठ के अगर कोई लीडर से बात की, वो जो एम्प्लॉयज के जो लीडर होते हैं, लीडर यूनियन, अगर आपने उनसे बात की, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना और उसके सॉल्यूशन अगर आपने उनको दे दिया, तो कोई स्ट्राइक पे जाएगा क्या? नहीं, है ना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एन आउटकम। आउटकम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट है ये ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल। ये जो प्रोफेशनल पीपल है, जैसे कि हेनरी फ्योल है, इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसका जो रिजल्ट, जो भी एक्सपेरिमेंट किए, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसका जो रिजल्ट है, वही रिजल्ट है हमारे 14 प्रिंसिपल्स। The use of this principle is helping manager about the manner in which he should act in different situation. तो यहाँ पे ये जो principle है ना, वो मैनेजर की मदद करता है कि किस तरीके से हमें एक्ट करना चाहिए अलग अलग सिचुएशन में। तो वो हमें एक्ट करना सिखाता है। दिस टाइप ऑफ टाइमली गाइडलाइंस रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमें प्रॉपर टाइमली गाइडलाइंस मिलेगा, तो उससे हम लोग को पहले ही पता चल जाएगा कि अभी आगे क्या करना है। तो उससे हम हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज कम करेंगे और हमारे गोल्स तक हम लोग अप्रोप्रिएटली, मतलब बहुत अच्छी तरीके से, विदाउट एनी प्रॉब्लम, स्मूथली हम हमारे टारगेट्स तक, हम हमारे गोल्स तक पहुंच जाएंगे। देन आई होप कि ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको समझा। सेकेंड पॉइंट है हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में चीजों की जरूरत होती है, राइट। तो दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एक तो होते हैं फिजिकल रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज जो वहां पे काम करते हैं, मीन्स आपके मैन पावर, राइट। और दूसरे होते हैं फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब आपके जो रॉ मटेरियल्स हो गए, है ना, आपके रॉ मटेरियल्स हो गए, मशीन हो गई जिसका यूज से आप काम कर रहे हैं, पैसे हो गए। तो ये कौन से रिसोर्सेज हो गए? फिजिकल रिसोर्सेज। और दूसरे क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज। ये दो टाइप के रिसोर्सेज आपके पास है, ठीक है। अच्छा, आपने 4 मशीन लेकर आए हो आप, लेकिन आप 4 में से सिर्फ 3 मशीन का ही यूज कर रहे हो। तो आप मुझे एक चीज बताओ, आप मशीन का ऑप्टिमम यूज कर रहे हो क्या? नहीं। ऑप्टिमम यूज का मतलब क्या होता है? जितनी भी चीजें आपके पास है, उसका मैक्सिमम एंड प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना, जिससे रिजल्ट आपको बेहतर मिले। Then the basic function of management is to make proper balance between। तो basic function क्या है? मैनेजमेंट का basic function क्या होता है कि आपको बैलेंस बनाना चाहिए, किस में? between this resources by putting them to optimum use and कंट्रोल ऑन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। तो यहाँ पर मेन चीज क्या होती है, बेसिक चीज क्या होती है कि भाई हमें वेस्टेज कम करना है, जिससे हम जो भी चीज है, जैसे कि मैंने मशीन का एग्जांपल दिया, अगर मशीन 4 है तो 4 को अगर आपने प्रॉपर यूज किया, मतलब ऑप्टिमम यूज किया, अगर आप ऑप्टिमम यूज करोगे तो वेस्टेज कम करोगे ना। अगर आप 4 की जगह पे सिर्फ 3 ही मशीन यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने ऑप्टिमम यूज किया क्या? नहीं, मतलब आपने एक मशीन जिसको आपने टोटल वेस्ट, आपने उसको यूज ही नहीं किया, राइट। Okay, while maintaining discipline and healthy working environment, management always use techniques and principle। जब भी हमें डिसिप्लिन का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उसको अगर हमें मेंटेन करना है, या फिर वर्किंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? जहां पे आप काम कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? वहां पे शांति हो, वहां पे कोई किचकिच ना करे। मैनेजर्स जो है वो एम्प्लॉयज को समझे, एम्प्लॉयज जो है वो मैनेजर को समझे, और सब लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे। इसे क्या बोलते हैं? हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे लोगों को जाके काम करने का मन हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं? हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। मैनेजर ऑलवेज यूज टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल। ऑब्वियसली मैनेजर को अपने प्रिंसिपल और टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैनेजर को काम करना नहीं होता, मैनेजर को काम करवाना होता है। देखिए, खुद से काम करना बहुत इजी है, आपको पता है कि ये काम करना है, इसको इस प्रकार करना है, बात खत्म। लेकिन दूसरे से काम करवाना, इट्स नॉट इजी। व्हाई? बिकॉज सामने वाले का नेचर कैसा है, वो सारी चीजें जान के आपको वो हिसाब से उन्हें काम देना पड़ता है, वो हिसाब से काम निकलवाना पड़ता है। सो इट्स नॉट एन इजी जॉब टू बी अ मैनेजर।
It helps in establishing cordial relationship between management and employees. Now what do you mean by cordial relationship? मतलब एक ऐसा relationship जहाँ पे कोई problem ना हो, मैनेजर को एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज को मैनेजर से, दोनों के बीच में अच्छी बनती हो, है ना, विच इंक्रीज द एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। उससे एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी लेवल का मतलब एम्प्लॉयज अपने से मतलब जितना काम कर रहे हैं उससे ज्यादा काम करेंगे, अपना बेस्ट देंगे एम्प्लॉयज, एंड ऑल्सो अफेक्ट द एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एम्प्लॉयज अगर अच्छे से काम करेंगे तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्क वो भी तो अच्छे से हो गए, मतलब ओवरऑल वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो भी अच्छे से कंप्लीट हो गए। फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स। स्टैंडर्ड टूल्स का मतलब क्या होता है? देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्ड टूल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि एक घंटे में, जैसे कि पार्ले जी बिस्किट्स के हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। पार्ले जी कंपनी में समझो कि एक घंटे में उनका टारगेट है कि 7 लाख बिस्किट्स बनाना है, तो ये स्टैंडर्ड बन गया, है ना। और यही मशीन में बनाना है तो वो आपका स्टैंडर्ड टूल बन गया। तो फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ स्टैंडर्ड टूल एंड मशीनरी। देखो जो मशीनरी या फिर जो टूल आप सालों से यूज कर रहे हो तो उससे आप क्या हो जाओगे, उससे आप यूज टू हो जाओगे। और जो चीजों से आप यूज टू होते हो ना वहां पे आपका हाथ बहुत फ्रीली, बहुत सॉफ्टली, मतलब बहुत स्मूथली चलता है, राइट, हाँ या ना। हेल्प टू इन इंक्रीजिंग क्वालिटी, और उससे आप जो भी काम करते हो उसकी क्वालिटी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी मतलब ज्यादा चीजें आप बना पाते हो, और आपकी एफिशिएंसी लेवल भी जो है वो इंक्रीज होगी। किसकी? ह्यूमन रिसोर्सेस की, मतलब एम्प्लॉयज की जो वहां पे काम कर रहे हैं, आपके मैन पावर। राइट, नाउ थर्ड पॉइंट क्या है? साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक डिसीजन। मतलब कोई भी चीजें ऐसे रैंडमली नहीं। अगर कोई मुझे आके पूछेगे जैसे कि मैम आज छुट्टी दे दो, तो मैं रैंडमली किसी को छुट्टी नहीं दूंगी, मैं पूछूंगी क्यों, कैसे। मैं पहले डिटेल समझूंगी कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों, कैसे, ये सब सोच समझने के बाद मैं सॉल्यूशन पे पहुंचूंगी। इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक डिसीजन, मतलब साइंटिफिक डिसीजन। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ साइंटिफिक डिसीजन मीन सिस्टमैटिक या फिर बैलेंस डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन के दूसरे नाम क्या है? सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन। प्रिंसिपल ट्रेल्स द मैनेजमेंट टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन tactfully, otherwise the manager have to work always with trial and error method। मतलब यहाँ पे ये जो 14 प्रिंसिपल है ना वो मैनेजर की मदद करता है, जिससे वो क्रिटिकल सिचुएशन, जैसे कि मैंने आपको स्ट्राइक वाला एग्जांपल दे दिया कि स्ट्राइक वाले सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, ये वो मैनेजर को समझाते हैं। उससे ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं होता। ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या होता है? कोई चीज आपने की, मतलब आपको पता नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, मे भी रिजल्ट अच्छा ना आए, तो वापस से मिस्टेक हो गई, एरर हो गया, वापस से आप उसका कोई नेक्स्ट स्टेप लोगे। मतलब स्ट्राइक कर रहे थे, आपने पुलिस को कॉल कर दिया, तो मुझे बोलो कि अगर मैनेजर ने स्ट्राइक पे पुलिस को कॉल कर दिया तो एम्प्लॉयज भड़केगे कि नहीं भड़केगे? एम्प्लॉयज अच्छे से बिहेव करेंगे क्या? नहीं। तो वो मैनेजर ने ट्राई किया, क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन को समझ के उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड। लेकिन अगर आप मैनेजर के पोजीशन पे पहले से काम कर रहे हो तो आपको ये पॉइंट समझ में आया रहेगा ना कि एम्प्लॉयज की यूनियन के साथ बात की जाती है, उनको पूछा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो उससे वो सॉल्यूशन निकलता है कि अभी कंपनी में क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ट्रायल एंड एरर मेथड जो है उसकी हमेशा जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टाइम कंज्यूमिंग है। ट्राई करो, एरर हो, वापस से ट्राई करो, है ना। With the use of various management principle, one can get idea about how to analyze the situation। तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, तो उससे हमें आइडिया मिलता है, मतलब
जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें आइडिया मिलता है कि भाई ये सिचुएशन को एनालाइज कर पाए, सिचुएशन को समझ पाए। एक बार आप सिचुएशन को समझ गए, उसके बाद आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शन सोच सकते हो कि ये प्रॉब्लम में हम लोग कौन सा सॉल्यूशन ले सकते हैं, ये करें या वो करें। ऑल्टरनेटिव का मतलब अलग अलग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम के साथ ये करें या ये करें। एंड देयर रिजल्ट्स, कि अगर ये किया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। समझो कि आपने ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो आप सोचोगे ए ऑप्शन, समझो ना कि स्ट्राइक के टाइम पे आपने पुलिस को कॉल किया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। बी, अगर आपने यूनियन के साथ बात किया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये सारी चीज समझ तब आती है जब आप प्रिंसिपल को अच्छे से समझ लेते हो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल का मतलब होता है सोसाइटी। भाई ये सोसाइटी के ही बंदे हैं जो आपके वहां पे एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं। ये जो नेचर की जो चीजें हैं, इसको ही तो आप रॉ मटेरियल बना के आप क्या करते हो, चीजें बनाते हो। तो अगर इतना सारी चीज आपको सोसाइटी दे रहा है तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप सोसाइटी को कुछ दे, है ना। अब एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप क्या ही दे सकते हो सोसाइटी को। तो मुझे एक चीज बताओ, आप सोसाइटी को एक चीज तो दे ही सकते हो ना, एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आप हार्मफुल प्रोडक्ट ना दो, और वो भी रीजनेबल प्राइस में। रीजनेबल प्राइस मतलब एक वैसा प्राइस जो प्राइस में एक तो कस्टमर्स को अधिक ना लगे, कस्टमर्स को ज्यादा ना लगे पे करने के लिए, एंड कंपनी को कम ना लगे। मतलब एक ऐसा प्राइस जहां पे दो जन जो है, मतलब कस्टमर एंड कंपनी दोनों सेटिस्फाइड हो जाए, उसको ही तो हम लोग बोलते हैं रीजनेबल प्राइस, है ना। ओके। Understanding social responsibility, management principle are based on every aspects of organization। मतलब हर एक पहलू, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पहलू को पहचानना। तो ये पहचान जो है वो कौन करता है, हेल्प कौन करता है, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल, right? They are not developed only from viewpoint of handling the resources efficiently, but they गाइड मैनेजर इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे वो लोग फ्यू मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्प नहीं करते, बल्कि ये मैनेजर्स को गाइड करते हैं और वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए भी हेल्प करते हैं, है ना। सो दैट they can focus on provide क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। इसके लिए कि ऑर्गेनाइजेशन फोकस करे, किस पे फोकस करे कि भाई हमें कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना है, और वो भी कैसे, रीजनेबल प्राइस में। ओके। अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, जो रियल में ना हो। मोनोपोलिस्टिक का मतलब एक सेलर, बहुत सारे बायर्स, मतलब एक ऐसे सिचुएशन जहां पे सेलर जो प्राइस बोले वही प्राइस में कस्टमर्स को लेना पड़े चीजें। तो ऐसे आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन को हमें नहीं लेकर आना है, और हमें क्या करना है, हमें मार्केट में फेयर कंपटीशन रखना है। फेयर कंपटीशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि सिम कार्ड प्रोवाइडर्स हैं, जियो सिम कार्ड प्रोवाइडर्स है, एयरटेल का है, वोडाफोन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे वो लोग के बीच में है ना फेयर कंपटीशन है। फेयर कंपटीशन का मतलब क्या होता है, भाई जियो अपने हिसाब से काम कर रहा है, एयरटेल अपने हिसाब से काम कर रहा है, वोडाफोन अपने हिसाब से काम कर रहा है, कोई किसी का काम खा नहीं रहा है, उसे क्या बोलते हैं, फेयर कंपटीशन। देन फेयर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी। सैलरी परफेक्ट होना चाहिए, रेम्यूनरेशन शुड बी परफेक्ट, फेयर होना चाहिए, मतलब जैसा काम करे वैसा, राइट। चेंज इन एनवायरमेंट, मतलब जैसे एनवायरमेंट में चेंजेस हो वो चेंजेस आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी एक्सेट्रा। आई होप कि ये वाला पॉइंट इजी था, वो आपको समझा होगा। नेक्स्ट क्या है, एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ना व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च। रिसर्च का मतलब जो चीजें आपने सर्च की है ना, जो चीजें आपने सर्च की है उसको दोबारा सर्च करना, उसे क्या बोलते हैं, रिसर्च। रिसर्च का मतलब सर्च की हुई चीजों को दोबारा सर्च करना, उसे बोलते हैं रिसर्च। और जो आपने रिसर्च किया है उसको ही डेवलप करो। जैसे कि आईफोन, भाई आईफोन तो सालों से चल रहा है ना, आईफोन सालों से चल रहा है। आईफोन चल रहा है कि नहीं, आईफोन 4 सालों से। अभी यही आईफोन में नया वर्जन लेके आ रहे हो, मतलब आप रिसर्च कर रहे हो ना,
कुछ नया लेकर आ रहे हो, मतलब आप रिसर्च कर रहे हो, और जो आपने सर्च किया है नया, उसको ही तो आप डेवलप करोगे और उसको ही मार्केट में बेचोगे। समझ में आ रहा है? ओके तो ये सारे काम भी फ्री में होता है क्या? नहीं, इसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे होने चाहिए, राइट? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग, हमेशा चेंज होते रहते हैं। ओके, their nature goes on changing along with the changes in the business world। जैसे बिजनेस वर्ल्ड में चेंज होते रहते हैं, जैसे ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, वैसे ही हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में भी चेंजेस करने पड़ते हैं, right? Over the years they have developed to suit the current needs। अभी current needs को suit करने के लिए, जैसे कि पहले हम लोग डब्बा फोन यूज करते थे, तो डब्बा फोन वो टाइम पे डब्बा फोन ही यूज करते थे सब लोग, राइट? लेकिन ओवर द इयर्स, अभी 2025 के बारे में बात करें तो अभी हम लोग डब्बा फोन यूज करते हैं क्या? नहीं, अभी हम लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं। तो हमें चीजें वैसे डेवलप करनी है, वैसे बनानी है जो हमारे करंट नीड को क्या कर पाए, सूट कर पाए। समझ रहा है? इट एनेबल्स द मैनेजर टू ब्रिंग कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन देम। तो यहाँ पे देखो, वो मैनेजर की मदद करता है जिससे वो कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट ला पाए। जैसे कि आईफोन के नए वर्जन आ रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं ना। आईफोन कुछ एक बना दिया, समझो आईफोन 16 बना दिया, तो आईफोन 16 प्रो मैक्स में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट किया रहेगा जो आईफोन 16 में नहीं हुआ रहेगा, है ना? मैनेजमेंट अडॉप्ट न्यू ट्रेंड्स एट वर्किंग प्लेस। मतलब वर्क प्लेस में वो लोग क्या करते हैं, कुछ नई चीजें लेकर आते हैं, कुछ नए ट्रेंड्स लेकर आते हैं ऑटोमेटिकली। दिस गाइडलाइंस हेल्प मैनेजर टू मेक कंपैरिजन ऑफ यूज्ड प्रिंसिपल विथ इट्स एक्सपेक्टेड आउटकम। तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है कि पहले का आईफोन और अभी का आईफोन में क्या फर्क है, यहाँ पे क्या चेंजेस किया था जिससे हमें क्या अच्छा चीज मिला है। तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। देन इफ नीडेड मैनेजमेंट कैन मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब चेंज कर सकते हैं, मैनेजमेंट चेंज कर सकते हैं द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एज द मैनेजमेंट इज हैविंग लिबर्टी टू टेक द डिसीजन एट देयर ओन। तो यहाँ पे मैनेजमेंट चेंजेस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैनेजर के पास लिबर्टी होती है, फ्रीडम होता है कि वो डिसीजंस अपने हिसाब से ले पाए, राइट? दिस ट्रेनिंग helps in developing scientific approach towards research and development। तो यही ट्रेनिंग जो मैनेजर को हम देते हैं ना, वही साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब स्टेप मतलब बैलेंस डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। और बैलेंस डिसीजन कहाँ पे, टूवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि डेयरी मिल्क है ना? मुझे बोलो, डेयरी मिल्क का वो जो 5 रुपए वाली हम डेयरी मिल्क लेते थे वो आज भी आती है, लेकिन वही सिर्फ 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क आती है? नहीं, उन्होंने कितने सारे चेंजेस किए हैं। डेयरी मिल्क में आप मुझे बोलो, पहले तो 5 रुपए वाली आती थी, अब 10 रुपए वाली आती है, 20 रुपए वाली आती है, 40 वाली आती है, फ्रूट एंड नट आता है, फिर सिल्क आता है, फैमिली पैक आता है। सिल्क में भी 2 टाइप के होते हैं, सिल्क में भी अलग अलग फ्लेवर्स के आते हैं। तो ये चेंजेस क्यों, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चलती जाए चलती जाए चलती जाए। अच्छा मुझे एक चीज बोलो, आपको हर रोज एक ना एक चीज खाने मिले, रोज दाल राइस खाने मिले, अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो अगर आप एक ना एक चीजें ही बेचोगे तो सामने वाले लोगों को पसंद आएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ वेरिएशंस करना पड़ेगा, नई नई चीजें लानी पड़ेगी, तो ही लोगों को पसंद आएगा। Now, for example, research and development always work on finding new techniques। नए नए skills को find करने के लिए जैसे कि हमारे field of production, finance, marketing और human resources, ये सब में क्या हो, कुछ changes हो और वो changes हमारे better के लिए हो। I hope कि ये वाला point जो है वो आपका clear हो गया है। अब last के 2 point बचे हमारे। सिक्स्थ वाला पॉइंट क्या है, हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट मतलब बातचीत जो मैनेजर और एम्प्लॉयज के बीच में होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होती है। तो बातचीत, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। अब मुझे एक चीज बोलो,
कोई भी चीज, कोई भी लोग को कोई भी चीज सेल करनी है तो उसका कोऑर्डिनेशन किसके पास होना चाहिए? जितनी चीजें बनी होगी उसको ही सेल करेंगे ना। समझ में आ रहा है? अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और आपने किसी से वादा कर लिया कि हम 50,000 यूनिट्स आपको पहुंचा देंगे कल तक, लेकिन 50,000 यूनिट्स बने ही नहीं है, आपके फिनिश प्रोडक्ट्स में 50,000 यूनिट्स है ही नहीं, तो मुझे बोलो कि आप कल तक 50,000 यूनिट्स पहुंचा दोगे क्या? नहीं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को ना फेस करना हो तो क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एंड कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कोई तो होना चाहिए जो देखे। अच्छा मुझे एक चीज बोलो कि मैं बिल्कुल भी देख नहीं रही हूँ कि क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको जैसे काम करना है वो वैसे काम कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई कंट्रोल ना हो तो वहां पे डिसिप्लिन से काम होगा क्या? नहीं। वहां पे वो लोग अपने मर्जी के मालिक होंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। अगर कोई इंसान अपने हिसाब से काम करेगा और वहां पे कोई कंट्रोल नहीं होगा तो उसका काम जो है वो ऑप्टिमम होगा क्या? मतलब वो एफिशिएंटली वर्क करेगा? नहीं। वो क्या करेगा? पूरा दिन मोबाइल देखेगा। तो हमेशा क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एंड कंट्रोल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। Right? Management principle are the guidelines for better coordination and control. तो यहाँ पे मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल है वो गाइडलाइंस है, वो गाइड करते हैं जिससे बेटर कोऑर्डिनेशन हो एंड कंट्रोल हो ऑर्गेनाइजेशन में। It is very challenging to create coordination and cooperative among different employees working in different department. तो यहाँ पे मैंने आपको यही बोला ना कि ये जो है ना बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है कि कोऑर्डिनेशन बना बना पाए, मतलब हम लोग कोऑपरेशन बना पाए अलग अलग एम्प्लॉयज के बीच में, और वो भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बिठाना वो बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क for manager to कंट्रोल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। तो कीप कंट्रोल मतलब हर एक काम तो मैनेजर नहीं देख सकता ना कि ये बंदा क्या काम कर रहा है, ये बंदा क्या काम कर रहा है। तो ये भी बहुत डिफिकल्ट है मैनेजर के लिए कि वो सबके परफॉर्मेंस पे कंट्रोल रख पाए। मैनेजर प्रिंसिपल ऑफर suitable systems will establishing coordination and control। तो यहाँ पे क्या है? मैनेजर प्रिंसिपल जो है वो suitable क्या दे रहा है? सिस्टम दे रहा है। कभी while establishing coordination and control। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिससे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो है वो इजीली आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन कर सकते हो। लास्ट पॉइंट, डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। राइट? आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई तो एम होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगी, कोई ना कोई टारगेट होगा, कुछ तो होगा जिसके लिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया होगा, है ना? With the help of various principles of management, one can develop an objective approach। With the help of मतलब बहुत सारे principles है, उसकी help से एक जन जो है वो objective approach को develop कर सकता है। Management can identify the business opportunity। Managers जो है वो क्या कर सकता है? business में कौन कौन सी opportunities है उसको identify का मतलब क्या है? उसको देख सकता है कि हाँ ये opportunity है business के लिए और ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। राइट? रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स कहाँ है? उसकी जड़ तक वो क्या कर सकता है? पहुंच सकता है। एक बार आप प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंच गए इन करेक्ट मैनर, अगर आपने करेक्ट मैनर में समझ लिया तो अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन भी तो आप उनको प्रोवाइड कर पाओगे, है ना? अगर कोई प्रॉब्लम आपने जड़ तक पहुंच गए, उसके प्रॉपर सॉल्यूशन अगर आपने दे दिया तो वो क्या होगा? मैनेजर को वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ मैनेजर। आई होप कि ये जो 7 पॉइंट्स थे, किसके पॉइंट्स थे ये? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये आपको समझे होगे, एंड अगर नहीं समझे होगे तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू। एंड अगर आपको अच्छा लगे देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।